दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है। और उसके अलावा दोस्तों आज की जो स्टोरी है इस स्टोरी के अंदर बहुत ही बेसिक ग्रामर का इस्तेमाल करके वाक्यों को बनाया गया है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जिन लोगों को ट्रांसलेशन में या फिर उसे स्टोरी को समझने में प्रॉब्लम होती है, और तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं एक एक वर्ड को बिल्कुल डिटेल में ट्रांसलेट करूँगा। तो जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है और जो अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। और उसके अलावा जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रिजल्ट ऑफ इम्पेशेंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, ऑफ का मतलब होता है का, की, के, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ कुछ जोड़ने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और इम्पेशेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है जल्दबाजी, जिसे इम्पेशेंस कहा जाता है। जल्दबाजी, अधीरता या फिर बेसब्री इसको कहते हैं, जो कि एक नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? रिजल्ट ऑफ इम्पेशेंस मतलब कि अधीरता का परिणाम। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसको बिल्कुल नोट करें। और उसके अलावा दोस्तों कहानी यदि पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once 3 friends decided to start a hotel। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर 2 वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आपको इस रूल को याद रखना है कि जब आप पहली वर्ब को लगाएंगे, मुख्य वर्ब जो है, उसके बाद आपको टू का प्रयोग करना होता है। टू का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया जाता है अगली वर्ब को जोड़ने के लिए। और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। तो स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, और दोस्तों डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, फैसला करना, और ये सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, 3 फ्रेंड्स 3 दोस्तों ने, डिसाइडेड फैसला किया, टू स्टार्ट शुरू करने का, अ होटल। और दोस्तों इसको होटल नहीं पढ़ना है, इसे होटल पढ़ना है। तो इस लाइन का, पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस 3 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्टार्ट अ होटल, मतलब एक बार 3 दोस्तों ने एक होटल शुरू करने का निर्णय किया, ये कह सकते हैं फैसला किया। दे फाउंड अ स्मॉल नीट लुकिंग होटल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाया गया है। फाइंड का मतलब होता है मिलना, दिखना, लगना, प्राप्त होना, कई सारे इसके मतलब हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म पाना, और इसकी सेकंड फॉर्म है फाउंड, FOUND। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। और दे का मतलब होता है THEY, दे मतलब वे या फिर वे लोग। दोस्तों जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? दे फाउंड उन्हें मिला, आ स्मॉल एक छोटा, नीट, नीट मतलब साफ दिखने वाला, अ नीट लुकिंग मतलब साफ दिखने वाला, होटल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे फाउंड आ स्मॉल नीट लुकिंग होटल, मतलब उन्हें एक छोटा और साफ दिखने वाला होटल मिला। दे सॉ इट फ्रॉम आउटसाइड एंड स्टूड टॉकिंग अबाउट परचेजिंग इट। क्या मतलब हुआ? अब देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहां सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। SEE का मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है SAW। दोस्तों जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ, SAW। लेकिन आप में से कई सारे लोग इसको सा पढ़ते होंगे, क्योंकि आमतौर पर इसे लोग सा पढ़ते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है।
और उसके अलावा दोस्तों मैं अपनी क्लास में हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से बताया जाए, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इंग्लिश को बोलें तो उसे इंग्लिश की तरह ही बोलने की कोशिश करें। तो SAW इसको सॉ पढ़ेंगे। दे सॉ उन्होंने देखा, इट इसे देखा, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम मतलब से, आउटसाइड मतलब बाहर से देखा, एंड स्टूड और खड़े हो गए, स्टैंड का मतलब खड़े होना, सेकंड फॉर्म स्टूड, और खड़े हो गए, टॉकिंग बात करते हुए, अबाउट परचेजिंग इट। दोस्तों अबाउट का मतलब बारे में होता है, और अबाउट के बाद जब हमें वर्ब का प्रयोग करना होता है तो वहाँ पर ING फॉर्म का यूज़ किया जाता है। परचेज का मतलब खरीदना, और ये फोर्थ में परचेजिंग इट। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, दे सॉ इट फ्रॉम आउटसाइड मतलब उन्होंने उसे, और ये जो इट है वो होटल के लिए यूज़ किया गया जो कि एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाता है, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तो ये जो इट है इसको होटल के लिए यूज़ किया गया, तो ये प्रोनाउन है जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, दे सॉ इट फ्रॉम आउटसाइड मतलब उन्होंने उसे बाहर से देखा, एंड स्टूड टॉकिंग और वो खड़े हो गए टॉकिंग बात करते हुए, अबाउट परचेजिंग इट उसको खरीदने के बारे में। चलिए आगे देखिए। मीनवाइल आ मैन अप्रोच्ड देम एंड सेड, क्या मतलब हुआ दोस्तों, APPROACH अप्रोच का अर्थ होता है किसी व्यक्ति तक जाना, किसी के पास पहुंचना, किसी से अपनी बात कहना, किसी के सामने आना। तो इसके कई सारे मल्टीपल इसकी मीनिंग्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको यूज़ करते हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म है अप्रोच। तो क्या अर्थ हुआ, मीनवाइल मतलब कि इस दौरान, मीनवाइल मतलब इस दौरान, आ मैन एक आदमी, अप्रोच्ड देम मतलब उनके पास आया। और देम क्यों लगाया, जब ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पर देम का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, इस दौरान एक आदमी उनके पास आया, एंड सेड और कहा, आई एम द ऑनर ऑफ दिस होटल एंड वॉन्ट टू सेल इट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, पहले ये देखिए वाक्य छोटा सा, आई एम द ऑनर ऑफ दिस होटल। अब ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान में जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ किया जाता है, और साथ में वर्ब या फिर नाउन को लेकर कोई भी वाक्य बनाए, जब कोई एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य बनाया जाता है तो इस तरह के वाक्यों को सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहा जाता है। और जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एम का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, आई के साथ एम का ही यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, आई एम द ऑनर ऑफ दिस होटल। तो उसने क्या कहा कि मैं इस होटल का मालिक हूँ, एंड वॉन्ट टू सेल इट और इसे बेचना चाहता हूँ। दोस्तों यदि आप सिर्फ इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो फिलहाल जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। दूसरी वर्ब को जोड़ा गया, आप इसे नोट कर लीजिए, SELL सेल मतलब बेचना, और उससे पहले टू का प्रयोग किया गया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस शब्द के बारे में। देखिए सेल का मतलब बेचना होता है जो कि एक वर्ब है, उसके अलावा कई बार लोग इस वर्ब के स्थान पर SALE का भी प्रयोग करते हैं। देखिए वो जो वर्ड है SALE वो पहली बात वर्ब नहीं है, तो आप उसको वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं करते, वो है नाउन जिसका अर्थ होता है बिक्री। लेकिन जब आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें आएगा बिक्री करना, तो जिसके लिए आपको सेल का यूज़ करना होगा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा, आई एम द ऑनर ऑफ दिस होटल एंड वांट टू सेल इट, मतलब मैं इस होटल का मालिक हूँ और इसे बेचना चाहता हूँ। आई हर्ड, HEAR हियर मतलब सुनना, और ये सेकंड फॉर्म हर्ड, तो ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। आई हर्ड मैंने सुना कि दैट की यू वॉन्ट टू बाई इट आप इसे खरीदना चाहते हो। अब देखिए यहाँ पर भी दो वर्ब का प्रयोग करके ही वाक्य को बनाया गया है, पहली वर्ब के बाद टू और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आप कई तरह के वाक्यों को बना सकते हैं जहाँ पर दो या तीन वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं। चलिए, तो उसने क्या कहा कि मैंने सुना है कि यू वॉन्ट टू बाई इट आप इसे खरीदना चाहते हो। यस, हाँ, यू आर राइट आप सही हो। द फ्रेंड्स सैड
से मतलब क्या है ना, सेकंड फॉर्म सेड, द फ्रेंड सेड, उन दोस्तों ने कहा, हाँ यू आर राइट, आप सही हो। हाउ मच मनी डू यू हैव, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये प्रेजेंट का ये पजेसिव वाक्य है और ये पजेसिव का इंट्रोगेटिव वाक्य है। देखिए पजेसिव का मतलब क्या होता है, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं किसी व्यक्ति के पास कुछ है या फिर नहीं है, इस तरह के वाक्यों को पजेसिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और ये पजेसिव का, प्रेजेंट पजेसिव का इंटरोगेटिव वाक्य है जहां पर डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, डू या फिर डज। यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तब तो डू, और यदि ही शी इट या सिंगुलर होगा तब डज। तो फिलहाल यू है, उसके साथ हैव का यूज़ किया गया है। उसके अलावा इसमें एक इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। हाउ मच मनी, जिसका अर्थ हुआ कितने पैसे, तो उसका क्या अर्थ हुआ, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं। द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा। तो दोस्तों यहाँ तक कहानी समझ में आएगी होगी। जो तीनों लोग थे जो बात कर रहे थे खरीदने के बारे में, उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि मैंने सुना है कि आप ये खरीदना चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। तो उसने आगे पूछा कि हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं। द मैन आस्क्ड, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वी हैव 3 lakhs। दे रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, और दे मतलब वे लोग। दे रिप्लाइड मतलब उन्होंने जवाब दिया, वी हैव 3 lakhs। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पजेसिव का वाक्य है, और ये पजेसिव का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर हैज़ या हैव का ही प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, और वी मतलब हम। तो उसने क्या कहा, वी हैव 3 lakhs मतलब हमारे पास 3 लाख हैं। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। ऑल राइट देन मतलब फिर ठीक है। टेक दिस बंडल ऑफ होटल्स पेपर्स, तो उसने क्या कहा, टेक दिस बंडल ऑफ होटल्स पेपर्स एंड गिव मी द मनी, क्या मतलब हुआ दोस्तों। ये जो वाक्य है देखिए यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, डायरेक्टली वर्ब से वाक्य को यूज बनाया गया है। ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का आदेश को दिखाया जाता है तो वहाँ पर इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है। वर्ब डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही वाक्य को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, टेक का मतलब लेना। टेक दिस बंडल ऑफ होटल्स पेपर्स, होटल के साथ एपोस्ट्रोफी है जिसका मतलब काकी के। तो उसने क्या कहा, टेक दिस बंडल ऑफ होटल्स पेपर्स। उसने क्या कहा कि इस मतलब कि होटल के जो पेपर्स हैं उस टेक दिस बंडल ऑफ होटल पेपर मतलब होटल के पेपरों के इस बंडल को ले लो। एंड गिव मी द मनी, और मुझे पैसे दे दो। द होटल इज योर्स नाउ, द होटल इज योर्स नाउ मतलब अब होटल आपका है। आगे देखिए। द फ्रेंड्स हैप्पीली गेव द मनी, टुक द पेपर्स एंड एंटर्ड द होटल, क्या मतलब हुआ, द फ्रेंड्स हैप्पीली गेव द मनी। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। GIVE गिव मतलब देना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए, GAVE गेव। द फ्रेंड्स हैप्पीली, दोस्तों हैप्पीली एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। और आप इस बात को भी देखेंगे कि जो ज़्यादातर एडवर्ब हैं वो LY पे ख़त्म होते हैं, तो इन तरह के शब्दों को पहचानना बहुत ज़्यादा आसान होता है। द फ्रेंड्स हैप्पीली गेव द मनी मतलब दोस्तों ने, हैप्पीली मतलब खुशी से, पैसे दे दिए। टुक द पेपर्स, और टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक द पेपर्स कागज़ों को ले लिया। एंड एंटर्ड द होटल, और होटल में प्रवेश किया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दोस्तों ने खुशी से पैसे दे दिए, पेपर्स को ले लिया और होटल में प्रवेश किया। दे हैड अ हार्टी लंच, और उन्होंने एक बहुत जी भर के खाना खाया, लंच किया। द वेटर आस्क्ड फॉर द बिल्स पेमेंट एंड देन द फ्रेंड्स सेट, क्या अर्थ हुआ, द वेटर आस्क फॉर। दोस्तों आस्क का मतलब होता है मांगना, आस्क फॉर जब कोई चीज़ मांगी जाती है तो उसको आस्क फॉर कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। द वेटर आस्क्ड फॉर द बिल्स पेमेंट, जो वेटर था उसने बिल की पेमेंट को कहा। एंड देन और फिर द फ्रेंड्स सेट, दोस्तों ने कहा।
वी आर द न्यू ऑनर्स ऑफ दिस होटल। तो और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर आर का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया है। जब हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होता है तब हमें वहाँ पर आर का यूज़ करना होता है। तो उसने क्या कहा उन लोगों ने, वी आर द न्यू ऑनर्स ऑफ दिस होटल, मतलब कि हम इस होटल के नए मालिक हैं। सी दीज पेपर्स, इन कागज़ों को, इन पेपर्स को देखो। द एक्चुअल होटल ऑनर केम, एक्चुअल मतलब जो वास्तविक, और ये एडजेक्टिव है और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कम का मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म केम। द एक्चुअल होटल ऑनर केम, मतलब कि जो वास्तविक होटल का मालिक आया। एंड आफ्टर एग्जामिनिंग देयर पेपर्स, एग्जामिन मतलब जांच करना, एंड आफ्टर एग्जामिनिंग देयर पेपर्स, देयर मतलब उनके, और उनके पेपर्स की जांच करने के बाद, ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया, दैट की देयर पेपर्स वर नॉट ओरिजिनल, कि उनके जो पेपर हैं वो ओरिजिनल नहीं हैं। द 3 फ्रेंड्स हैड टू वॉश डर्टी वेसल्स टू पे देयर बिल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए हैड टू का यूज़ करके वाक्य को बनाया गया। हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। यदि आप चाहें तो इसका आप नोट बना सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पास्ट में किसी भी विवशता को दर्शाना चाहते हैं, मजबूरी को दर्शाना चाहते हैं, जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई काम किसी विवशता के कारण करना पड़ा हो, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है, जहां पर हैड टू का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, द 3 फ्रेंड्स हैड टू वॉश डर्टी वेसल्स टू पे देयर बिल्स, मतलब कि 3 दोस्तों को गंदे बर्तन धोने पड़े, जो पतीले वेसल्स, उनको मतलब गंदे पतीलों को धोना पड़ा, टू पे देयर बिल्स, अपने बिल को चुकाने के लिए। पे का मतलब चुकाना। चलिए दोस्तों, अब कहानी का एक जो मॉरल है बड़ा ही छोटा है लेकिन अच्छा मॉरल है, वो भी एक बार देख लेते हैं। वन मस्ट नॉट एक्ट इन हेस्ट, हेस्ट का मतलब काम करना, मतलब कि जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और बहुत ही अच्छे से मॉरल के साथ। जो ये मॉरल है बड़ा ही, लाइन तो बहुत छोटी है लेकिन कई बार बातें जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की होती हैं, क्योंकि जैसा इस कहानी में दिखाया गया है कि जो रिजल्ट ऑफ इम्पेशेंस, मतलब कि बेसब्री का जो नतीजा है, जाहिर सी बात है उसका इन तीनों दोस्तों को नुकसान उठाना पड़ा। और तभी कहा जाता है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, बड़े ही आराम से सोच विचार के किसी भी काम को करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और आपको मेरा प्रयास कैसा लगा हो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट दोस्तों मैं देखता हूँ, आपका हर एक कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला होता है। और दोस्तों मैं हमेशा ही ये चाहता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप कुछ ना कुछ सीखें, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी बताएं कि इस तरह के वीडियोस को देखने से क्या आपको बेनिफिट अब तक हुआ है, या फिर आप और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि मैं बहुत ही जल्द ग्रामर के जो टेंसेस वगैरह के जो क्लासेस हैं वही मैं शुरू करने वाला हूं। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पे ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करूंगा और मैं खुद सामने आके बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं, तो फ़िलहाल जो मेरे पास नॉर्मल जो वाइट बोर्ड होता है जो ट्यूशन्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, मैं उसका ही इस्तेमाल करूँगा और आप लोगों को मैं उस पर ग्रामर सिखाऊंगा अलग अलग तरीक़ों से। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों, जिस तरह का मुझे एक्सपीरियंस है इस तरह की ग्रामर को सिखाने का, मैं आप लोगों की काफ़ी अच्छे से ग्रामर में हेल्प कर पाऊँगा। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह के ग्रामर के चैप्टर्स देखना चाहेंगे इस तरह के वीडियोस में, और उसके अलावा कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपका एक एक कमेंट में ज़रूर पढ़ता हूं, तो जो भी आपका सुझाव हो सलाह हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों उसके अलावा आज का जो वीडियो है इसमें साउंड का यदि कोई इश्यू हो तो ज़रूर बताएं, यदि साउंड अच्छा है वो भी बताएं, और यदि साउंड में कोई प्रॉब्लम वो भी बताएं, क्योंकि दोस्तों ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार मैं वीडियोज़ में आपके कॉमेंट्स देखता हूँ कि सर साउंड सही नहीं है, तो मुझे बड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद यदि साउंड में भी दिक्कत हो तो भी
ख़राब लगता है तो आज के इस वीडियो को आप ज़रूर बताएं कि इसमें साउंड की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।